हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सूरज यादव आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपको बता दूं कि यह लेक्चर 2 होगा जो हाई स्कूल के फिजिक्स का होगा। ठीक है, तो इसमें हमने पहले आप लोगों को कुछ टॉपिक बता दिया था, तो चलिए आज का टॉपिक बताते हैं आपको। इसमें हमने आपको पहले बताया था, ठीक है। तो इसमें हम आपको बताएंगे आज के लेक्चर में कि आज का लेक्चर क्या होगा। तो इसमें पहला हमारा होगा, जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो दर्पण सूत्र तथा आवर्धन से रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए हम आपको बताएंगे कि दर्पण का क्या सूत्र होता है तथा दर्पण क्या होता है। ठीक है, तो चलिए दर्पण सूत्र को पहले देखते हैं हम। तो दर्पण होता क्या है कि दर्पण का सूत्र जो होता है, गोली दर्पण का जो सूत्र होता है या दर्पण का जो सूत्र होता है आपको हम दिखाएंगे। उससे पहले हम आपको कुछ बता दें। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिखा है, गोली दर्पण में इसके ध्रुव से बिंब की दूरी बिंब दूरी कहलाती है। ठीक है, बिंब दूरी जो होती है उसे यू से प्रदर्शित करते हैं। आपको ये न्यूमेरिकल में काम आएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बताते हैं। तो दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी प्रतिबिंब दूरी कहलाती है। ठीक है, इसे जो है हमारा प्रतिबिंब की दूरी है इसी को हम भी से प्रदर्शित करेंगे, और जो हमारा फोकस दूरी होगा उसे एफ से प्रदर्शित करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे जो फोकस दूरी है उसे हम एफ से यहाँ प्रदर्शित करेंगे। न्यूमेरिकल में आपको ये देखना होगा। ठीक है, तो चलिए हम इसके बीच जो भी यू एफ है इनके बीच जो संबंध होता है उन्हें हम आपको बताते हैं। यही होगा आपका दर्पण का सूत्र। ठीक है, तो दर्पण का सूत्र हम आपको बताएंगे तो वो होगा 1/v + 1/u बराबर 1/f। ठीक है, तो यहाँ पे हम दर्पण का सूत्र आपको दिखा चुके हैं। तो चलिए आइए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, रेखीय आवर्धन। दोस्तों, आपको बता दूं कि रेखीय आवर्धन क्या होता है। कोई वस्तु की जो प्रतिबिंब होगी उसे आई तथा जो प्रतिबिंब की लंबाई का अनुपात है उसी को हम कहेंगे रेखीय आवर्धन। ठीक है, यानी हम कहें कि जो प्रतिबिंब की लंबाई है और वस्तु की लंबाई का अनुपात को हम आवर्धन कहते हैं। ठीक, तो चलिए हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे रेखीय आवर्धन का जो है डेफिनेशन क्या होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि रेखीय आवर्धन का डेफिनेशन क्या होगा। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, तो किसी दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई ओ का अनुपात ही रेखीय आवर्धन कहलाता है। ठीक है, तो जो हमारा प्रतिबिंब होगा उसकी लंबाई, कोई प्रतिबिंब है हमारी उसकी लंबाई, और जो प्रतिबिंब की लंबाई है उनके अनुपात को हम कहेंगे रेखीय आवर्धन। तो जो हमारा रेखीय आवर्धन होगा उसे हम यम से प्रदर्शित करेंगे, जो यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो इसके फार्मूले को हम देखते हैं कि इसका फार्मूला क्या होता है। तो इसका फार्मूला इसे हम पहले आपको बता चुके हैं, यम से प्रदर्शित करते हैं। तो यम इक्वल टू होता है जो हमारी ए आई है, ये प्रतिबिंब की लंबाई है, और जो ओ है वो वस्तु की लंबाई है। ठीक है, तो इतने के बराबर -v/u होता है। ठीक, और वही एक बार और लिखा गया है। ठीक है, तो चलिए आपको नेक्स्ट टॉपिक की तरफ ले चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा कि कुछ नोट के बारे में हम बताएंगे, उसके बाद आपको ले चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो यहाँ हमारा होगा कि नोट में हमारा है रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन को हम यम से प्रदर्शित करते हैं, आपको बताए हैं। लेकिन इनमें होता क्या है कि हम जब वास्तविक प्रतिबिंब के लिए लेते हैं तो माइनस चिन्ह लेंगे, और जब आभासी प्रतिबिंब के लिए पॉजिटिव चिन्ह लेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक हो गया कि हम बता दिए कि आवर्धन में जो होता है, रेखीय आवर्धन या आवर्धन में जो होता है, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए हम माइनस चिन्ह लेंगे और आभासी चिन्ह के लिए पॉजिटिव चिन्ह लेंगे या प्लस चिन्ह लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आपको बताएंगे कि ये आपके टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के तौर पे। तो एफ एम तथा यू में संबंध जो होता है उसे हम बताएंगे। ठीक है, तो एफ बराबर होता है mu/m-1। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आप में ये डेरिवेशन नहीं दिया गया, नहीं तो आपका डेरिवेशन भी कराया जाता। ठीक है, तो आप में केवल फार्मूला दिया है, तो फार्मूला यहाँ पे लिखा गया है। चलिए आपको दिखाते हैं इसमें एफ क्या है, एम क्या है, यू क्या है। ठीक, तो आपको दिख रहा होगा कि एफ जो हमारा है ये फोकस दूरी है, एम जो है आवर्धन है, यू जो है वस्तु की दूरी है। आपको न्यूमेरिकल एक बता दूं मैं, न्यूमेरिकल में हमारा क्या है, न्यूमेरिकल हमारा है एक, तो दिखाते हैं आपको न्यूमेरिकल पहले, उसके बाद इसका सॉल्व कराते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल दिख रहा होगा आपको,
कि किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाला उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। ठीक, जो हमारी वक्रता त्रिज्या है वो 3 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम इसमें आपको बताएंगे। जो वक्रता त्रिज्या है उसे r से प्रदर्शित करते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो चलिए यहाँ से वक्रता त्रिज्या हमने आपको दिखा दिया कि 3 पहले लिख दिया है, 3 होता है। और जो u है देखिए यहाँ पे, यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी, जो हमारी दूरी होगी उसे u से प्रदर्शित करेंगे, वह होगी हमारी -5 में। माइनस क्यों लिए हैं? क्योंकि यहाँ पे जो हमारा u है वो आपको बता चुके, चिन्ह परिपाटी में आप जब देखेंगे तो वहाँ पे u जो होगा हमारा उत्तल दर्पण में, वो हमारा होगा माइनस में। ठीक है, तो यहाँ भी हमारा पूछ रहा है कि हमारा जो दूरी, यहाँ प्रतिबिंब की स्थिति यानी प्रतिबिंब हमारा कहाँ पे है वही हमें बताना है। ठीक है, तो हम आपको बताएंगे कि प्रतिबिंब हमारा क्या होगा और प्रतिबिंब की प्रकृति को हम h डैश से प्रदर्शित करेंगे ऐसे। ठीक है, इस ये भी हमारा पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम आपको आगे ले चलते हैं। तो इससे पहले हम आपको बता दूं कि हम f निकालेंगे, f के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो f इक्वल टू लिखेंगे 1r/2, यानी ये जो हमारी वक्रता त्रिज्या है, त्रिज्या की आधी होती है फोकस दूरी, आपको पता होना चाहिए। तो इसके आगे हम r दिया है 3 लिखेंगे अपान 2। तो जब हमारा फोकस दूरी होगा तो वो कितना आएगा 1.5। इतने को जब हम सॉल्व करेंगे तो 1.5 मीटर में आएगा। ठीक है, तो यानी हमें f का मान भी पता हो गया, f का मान 1.5 मीटर आ गया। ठीक है, तो चलिए हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो आपको बताएंगे कि अब v का मान कैसे निकालेंगे। तो दर्पण का हमें बताना है। तो देखिए यहाँ उत्तल दर्पण है, तो इसके लिए हम लिखते हैं 1/f इक्वल टू लिखेंगे 1/v प्लस 1/u। इस फार्मूले में हम रख के सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा दिया है 1.5 दिया है फोकस दूरी है, बराबर v आपका दिया है, v आपका नहीं दिया है तो इसको ऐसे लिख लेंगे, प्लस 1/u दिया है जो वो दिया है -5। ठीक है, अब जब इतने को सॉल्व करेंगे हम तो लिखते हैं यहाँ पे, पहले यहाँ पे लिखेंगे 1/1.5 प्लस, या देखिए यहाँ पे माइनस है, माइनस इस तरफ आएगा, बराबर के इस तरफ आएगा तो ये माइनस जो है प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1/5 हो जाएगा इक्वल टू 1/v। जब इतने को हम सॉल्व करेंगे 1/v इक्वल टू जब लिखेंगे तो हमारा आएगा कुछ, इतने को जब सॉल्व करेंगे तो 5 प्लस 1.5 15 का 5 में गुणा करेंगे तो आपको बता दूं 7.5 होगा। ठीक है, तो इतने को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा आपका 1.15 मीटर, यानी हमारा जो v होगा यानी यहाँ पे लिखेंगे v इक्वल टू 1.15 मीटर। ठीक है, तो जो हमारा v है 1.5 मीटर न्यूमेरिकल आपका हो गया। अब हम आपको बताएंगे जो प्रतिबिंब होगा, यहाँ पे पूछ रहा है प्रकृति बताइए कि जो प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति बताना है और उसकी साइज। तो हम आपको बता दें प्रतिबिंब की स्थिति कैसे निकालेंगे। तो आवर्धन यानी m इक्वल टू होता है, आपको पता होना चाहिए h डैश अपान h। ठीक है, इक्वल टू v माइनस v अपान u। जब इतने को हम सॉल्व करेंगे इसमें रखेंगे v का मान रखेंगे और u का मान रखेंगे तो आएगा हमारा 1.5 पान -5 मीटर में है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे यानी हमारा m न हो जाएगा आपका जो आवर्धन है 0.23 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इतना हमारा आवर्धन आ गया। m को बताए थे आपको कि m जो है हमारा वो आवर्धन है। तो आपको बता दूं उस तरफ थोड़ा जगह नहीं है, यहीं पे बताता हूं कि जो इसकी प्रकृति होगी, ये प्रतिबिंब जो होगा ये आभासी होगा, प्रतिबिंब आभासी होगा और सीधा होगा, सीधा। ठीक है, तो चलिए हम आपको इस न्यूमेरिकल के बारे में बता दिए। इसमें हमें करना क्या था, पहले हमें
रेडियस हमें पहले जो रेडियस दिया था उसके माध्यम से हम फोकस दूरी निकालेंगे। फोकस दूरी निकालने के बाद हम उत्तल दर्पण के फार्मूले में या दर्पण के फार्मूले में रख के हम v का मान निकालेंगे। v के मान निकालने के बाद हम प्रतिबिंब की स्थिति को ज्ञात करने के लिए आवर्धन की हमें आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो चलिए हम आपको नेक्स्ट टॉपिक की तरफ ले चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए आपको दिखाते हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो मैं आपको पहले बता दूं कि प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। जब आप किसी पारदर्शी माध्यम में किसी क्षण को रखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊंगा कि जब आप किसी बाल्टी में पानी लेते हैं और उसमें किसी क्षण को डाल देते हैं तो देखते हैं कि वह क्षण ऊपर की तरफ दिखता है। यही दोस्तों हमारा प्रकाश का अपवर्तन है। देखिए आइए डेफिनेशन के माध्यम से हम समझते हैं। तो डेफिनेशन में हमारा दिया है कि जब प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसे ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो इसे ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो चलिए इसमें एक नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हो जाती है। यहाँ पे जो हमारा सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रही थी तो झुक रही थी, लेकिन जब यहाँ सघन माध्यम से विरल माध्यम में देखेंगे तो हमारी अभिलंब से दूर हो जाएगी। ठीक है, तो आपको अगला दिखाऊंगा। आपका अगला है, अपवर्तन में प्रकाश की चाल में तरंग दैर्घ्य तीव्रता तो बदल जाती है लेकिन आपतित की नहीं बदलती। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम आपको अपवर्तन के नियम के बारे में बताएंगे कि नियम क्या है इसका। यही मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो इसके नियम को हम आपको दिखा दे रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। नोट्स अच्छे से बनाइए, देख के बनाइए। दोस्तों अभी तक आपने अगर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लाइक और सब्सक्राइब करते रहें और इस वीडियो का आनंद लें। ठीक है, चलिए हम आपको अपवर्तन के नियम के बारे में बताते हैं। तो अपवर्तन का नियम है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। मैं आपको बता दूं परावर्तन का नियम जो था वो था कि जो हमारा अभिलंब था एक समतल दर्पण पे था। ठीक है, लेकिन जो ये हमारा है ये एक ही तल में होंगे। ठीक, अब अगला आपको दिखाते हैं। एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या यानी हमारा साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या यानी का साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है। देख लीजिए दोस्तों, यहाँ साइन आई अपान साइन आर एक नियतांक यानी कांस्टेंट होता है। ठीक है, इसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो अगर आपसे पूछे स्नेल का नियम क्या होता है तो आप प्रकाश का अपवर्तन जो नियम है उसे बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आपको नेक्स्ट टॉपिक की तरफ ले चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा आज का कि जो हमने आपको बताया कि अभी अपवर्तन चल रहा है तो अपवर्तन में कुछ और पॉइंट दिया है तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पे जो नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, जो हमारा नियतांक को जो नियतांक है कांस्टेंट है उसको हम पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, यानी साइन आई के सापेक्ष साइन आर का अपवर्तनांक है। ठीक, तो अपवर्तनांक को एन या म्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा, यानी यही दिख रहा है कि साइन आई अपान साइन आर, यानी फर्स्ट मीडियम और ए एन है, ये सेकेंड मीडियम है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे दिखाते हैं हम आपको। तो 1n2 का मतलब होता है n2 अपान n1। ठीक है, जो हमारा अपवर्तनांक होगा n2 का अपवर्तनांक बटे n1 का अपवर्तनांक। तो देखिए मैंने आपको डेफिनेशन में जो बताया था कि जो यहाँ पे किरण आती है किसी माध्यम में पहुँचती है तो अभिलंब से कुछ झुक जाती है। देख रहे हैं यहाँ पे अभिलंब से कुछ झुक जा रही है और जाना कैसे चाहिए था, इसको सीधे आना चाहिए था इधर, लेकिन अभिलंब से झुक रही है। तो इस पर एक अभिलंब जब खींचा जा रहा है तो वहाँ पे साइन आई कोण बना और यहाँ पे एक कोण बना साइन आर। तो दोस्तों यही प्रक्रिया यहाँ भी देखते हैं। यहाँ भी प्रकाश यहाँ से आई, यहाँ से भी कुछ कोण पे काट रही है तो यहाँ का कोण होगा साइन R2। ठीक है, यहाँ का कोण होगा I2। ठीक है, यहाँ पे R2 है, यहाँ पे I2 है। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। हम अपवर्तनांक किसे कहते हैं, अपवर्तनांक के बारे में बताएंगे। तो अपवर्तनांक क्या होता है
जब प्रकाश किरण तिरछी गमन करती हुई एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो दूसरे माध्यम में अपनी दिशा परिवर्तित कर लेती है। जैसे हमने आपको बताया कि जब हम बाल्टी में किसी छड़ को डालते हैं, वही हमारा पारदर्शी माध्यम है, उसी में हम डालेंगे जब छड़ को तो हमें कुछ उभरा हुआ दिखाई देगा, यही है आपका अपवर्तनांक। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। तो जो होगा, चलिए हम आपको बता दें कि जल का अपवर्तनांक कितना होता है। ठीक है, तो वहाँ जैसे हम आपको बताएं यहाँ पे प्रकाश का अपवर्तन में, वहाँ वैसे ही ये प्रकाश का अपवर्तनांक में भी होगा। कोई किरण आएगी, ये भी माध्यम से कुछ झुक जाएगी, यानी सीधे न जाकर थोड़ा सा विचलित हो जाएगी और वहाँ से एक अभिलंब खींचा जाएगा, तो जिसमें आई कोण बनेगा और आर कोण बनेगा। ठीक है, इसमें दो माध्यम होंगे, एक वायु होगा, एक कांच होगा। ठीक है, तो आपको बता दूं जल का अपवर्तनांक कितना होता है। जल का अपवर्तनांक होता है 1.33। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको रट लेना है। ठीक है, यह किसी भी एग्जाम में, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। IRT पॉलिटेक्निक में अक्सर ये सब पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आपको नेक्स्ट टॉपिक की तरफ ले चलते हैं, जो हमारा होगा लेंस। ठीक है, तो लेंस में हम आपको आज बताएंगे कि लेंस होता क्या है और उसके कुछ गुण के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो लेंस हमारा जो है, यह देख लीजिए पहले, गोली लेंसों द्वारा अपवर्तन, यानी गोली जो लेंस होता है उनके द्वारा भी अपवर्तन होता है। तो उससे पहले हम आपको लेंस बता दें कि लेंस क्या होता है। तो लेंस हमारा एक पारदर्शी माध्यम ही होता है जो एक तरफ गोली तथा दूसरा तरफ समतल होता है। ठीक है, यह लेंस कहलाता है, यानी एक तरफ हमारा गोली होगा तथा दूसरी तरफ हमारा समतल होगा, उसे हम लेंस कहेंगे। यह सिंपल सी भाषा में कहा जाए तो अगर हम डेफिनेशन के माध्यम से कहें तो चलिए देखते हैं डेफिनेशन के माध्यम से क्या कहा जाएगा। दो पृष्ठों से घिरा ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जिसके दोनों पृष्ठ गोली हो अथवा एक पृष्ठ गोली एवं दूसरा पृष्ठ समतल हो। ठीक है, लेंस कहलाता है। अब आपको बता दूं कि लेंस को जो है उसे दो भागों में बांटा गया। तो पहला है अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस को हम क्या कहेंगे, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस के बारे में आपको बताएं, जो उत्तल दर्पण होता है वही सेम टू सेम उत्तल लेंस भी होता है। तो उत्तल दर्पण में जो जहाँ पे हम दर्पण लिखते हैं वहाँ पे हम लेंस लिख देंगे, मेन वही हो जाएगा। ठीक है, तो अपसारी लेंस क्या होता है, अपसारी लेंस के बारे में भी बता दूंगा आपको। अपसारी लेंस जो होता है वह अवतल लेंस होता है। ठीक, तो जैसे अवतल दर्पण पढ़ते थे वैसे हम यहाँ पे अवतल लेंस भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आपको कुछ चित्र के माध्यम से बताऊंगा कि जो ये पहला चित्र है हमारा, ये उत्तल लेंस का है। उत्तल लेंस का है, तो उत्तल लेंस आप देख रहे हैं बाहर से उभरा हुआ है, यानी बाहर से उठा हुआ है, और इसमें हम जब प्रकाश को डालेंगे तो हमारी एक प्रकाश सीधे रेखा में चली जाएगी, लेकिन जब इसके किनारों में डालते हैं तो यह सीधे ना जाकर कुछ मुड़ जाती है। ठीक है, तो जब कुछ मुड़ जाएगी तो उसे हम कुछ मान लेते हैं, यानी यह फोकस दूरी यह पॉइंट है, और जब यहाँ तिरछे किनारों पर हम देखते हैं तो यहाँ भी हमारा रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, तो चलिए आइए हम अपसारी लेंस के बारे में बताएंगे। तो अपसारी लेंस हमारा जो होगा वो बीच में दबा हुआ होगा। आपको बता दूं कि अवतल दर्पण जो होता है वो अभी बीच में दबा हुआ था। ठीक है, तो जो हमारा अवतल दर्पण था वही यहाँ पे अपसारी लेंस होगा। ठीक है, तो आइए यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है। जब हम इसके किनारों पे प्रकाश डालते हैं, यानी जब इसमें हम प्रकाश डालते हैं तो ये अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, मतलब सीधे ना जाकर कुछ ऊपर की तरफ से चली जाती है। ठीक है, तो आप लोग एग्जाम में कैसे लिखेंगे कि पहले हम अब आपको बता दूं कि अवतल लेंस कैसे लिखेंगे। तो लिखेंगे कि अवतल लेंस यह एक गोलीय लेंस होता है जो दो पृष्ठों से बना होता है। इसका जो बीच वाला भाग होगा वो दबा होगा, इसे ही हम अवतल लेंस कहेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आपको मुख्य अक्ष की तरफ ले चलते हैं। मुख्य अक्ष क्या होता है, तो मुख्य अक्ष आपको बता दूं कि जो हमारा यहाँ वाला पॉइंट है यही हमारा मुख्य अक्ष है। ठीक है, तो आप लिखेंगे कैसे, लेंस के गोली तल जिन गोलों के पृष्ठ का भाग होता है उनके केंद्र से होकर जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। यानी हमारी जो ये लाइन है इसके जो केंद्र है इसी से होकर जो लाइन जाएगी उसे ही हम मुख्य अक्ष कहेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका लेंस का सूत्र और आवर्धन क्षमता। लेंस का सूत्र और आवर्धन क्षमता।
तो चलिए सेट करते हैं थोड़ा। तो यहाँ आप लोगों को दिख रहा होगा कि लेंस सूत्र तथा आवर्धन। तो इसमें हम पहले आपको बताएंगे लेंस का सूत्र क्या होता है। जैसे दर्पण का सूत्र होता है वैसे ही बस लेंस का सूत्र होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो वो माइनस में, जो वहाँ पे प्लस होता था यहाँ पे अब माइनस रहेगा, ठीक है। तो लेंस का जो सूत्र है इसमें हम क्या लिखेंगे, यदि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से मुख्य अक्ष पर वस्तु की दूरी u, यानी जो हमारी वस्तु की दूरी होगी वो u होगी, और प्रतिबिंब की जो दूरी होगी उसे v लेंगे, तथा लेंस की फोकस दूरी f होगी, ठीक है। तो 1/f इक्वल टू लिखा है यहाँ पे 1/v माइनस 1/u, ठीक है। यह हमारा है लेंस का फार्मूला। आपको किसी न्यूमेरिकल में आपको ध्यान देना है, कहाँ लेंस है कहाँ दर्पण है, इनको ध्यान में रखते हुए आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए आवर्धन के बारे में बताएंगे। आवर्धन क्या होता है, जैसे पीछे आप देख चुके हैं वही सेम टू सेम यहाँ भी रहेगा। तो चलिए देखते हैं, वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को लेंस का आवर्धन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपको बता दूं कि m इक्वल टू होता है आपका I/u। तो I/u होता है, आपको पता हो गया, इतने के बराबर हमारा होता है, इतने के बराबर होता है हमारा v/u, या इसको हम लिख सकते हैं m इक्वल टू mh/h, ठीक है। तो जो हमारा h है ये लंबाई है, ये हमारी वस्तु की लंबाई है, या प्रतिबिंब की लंबाई है, ठीक है। तो इतना हम कर लेंगे, उसके बाद हम आपको बता दूं कि आगे चलते हैं, कि आगे हमारा जो होगा उसको हम बताएंगे आपको कि कुछ नोट पॉइंट है। नोट पॉइंट के बारे में बताने के बाद आपको बताऊंगा कि इसे न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे, तो ठीक है। चलिए, तो उत्तल लेंस में हमारा जो फोकस दूरी होगी वह धनात्मक होगी, जो हमारी उत्तल लेंस में फोकस दूरी होगी, जो हमारा उत्तल लेंस में फोकस दूरी होगी, यानी f जो होगा हमारा उत्तल लेंस में वह हमारा पॉजिटिव होगा, तथा अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होगी वह हमारा निगेटिव हो गया या ऋणात्मक होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, लेंस की क्षमता है। आखिर लेंस की क्षमता क्या होती है यह हम आपको बताएंगे। तो लेंस की क्षमता के बारे में बता दूं कि यह लेंस की क्षमता जो होती है वो फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। यही हमारी लेंस की क्षमता होती है, यानी कि जो कहें कि फोकस दूरी है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है लेंस की क्षमता। चलिए आपको डेफिनेशन के माध्यम से बताते हैं हम। तो डेफिनेशन हमारा दिया है यहाँ पे कि किसी लेंस की क्षमता P, यानी लेंस की जो क्षमता होगी उसे हम P से प्रदर्शित करेंगे, उसकी फोकस दूरी f के व्युत्क्रम के बराबर होती है, ठीक है, जबकि फोकस दूरी मीटर में हो, ठीक। तो यहाँ आपको बताऊं कि लेंस की जो क्षमता होती है फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। आप देख सकते हैं लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इतना लिख लेंगे आपको 2 नंबर दे दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आइए नोट के बारे में, या फिर उससे पहले हम आपको बता दूं कि इसका फार्मूला क्या होता है। तो इसका फार्मूला होता है P इक्वल टू, इसे P से प्रदर्शित करते हैं तो बता चुके, P इक्वल टू होता है 1/f, यानी जो हमारा यह व्युत्क्रमानुपाती आपको बता रहे हैं, तो यही व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह है, यानी 1/f। तो यह जो f है यह हमारी फोकस दूरी है, और P जो है लेंस की क्षमता है, ठीक। तो चलिए लेंस की क्षमता का SI यूनिट बताएंगे आपको। तो लेंस की क्षमता की SI यूनिट होगी डायोप्टर। तो डायोप्टर को D से प्रदर्शित करेंगे, देखिए आपको दिख रहा होगा लेंस की क्षमता का SI मात्रक या SI यूनिट डायोप्टर होता है, जिसका प्रतीक D होता है, ठीक है। तो 1D इक्वल टू लिख सकते हैं, यानी एक डायोप्टर बराबर लिख सकते हैं 1/1 मीटर, या 1 मीटर इनवर्स लिख सकते हैं, ठीक है। अगर 1/m करते हैं यानी 1/मीटर करते हैं, अगर उसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस होता है, आपको पता होना चाहिए। तो चलिए आगे नोट के बारे में थोड़ा बताएंगे, उसके बाद बताएंगे एक डायोप्टर की परिभाषा। तो नोट में हमारा दिया है उत्तल लेंस की जो क्षमता होगी, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होगी, तथा अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होगी। ये आपको पता होना चाहिए, ये न्यूमेरिकल में आपका बहुत ही सहयोग करेंगे। जितना भी आपको नोट पॉइंट दिख रहा होगा उसको आपको रट लेना है, यह आपको न्यूमेरिकल में बहुत ही सहायता प्रदान करेगा, ठीक है। तो चलिए एक डायोप्टर की परिभाषा आपको बता दूं कि एक डायोप्टर की परिभाषा क्या होगी। तो एक डायोप्टर की परिभाषा होगी, एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो गया। इसमें हम करेंगे क्या कि जो एक डायोप्टर होगा उस लेंस की क्षमता होगी जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो, उसी को हम कहेंगे
एक डायोप्टर, आपसे कोई पूछता है कि फोकस दूरी एक डायोप्टर की परिभाषा क्या होगी, तो आप बताएंगे कि जिसकी दूरी 1 मीटर हो, यानी उस लेंस की क्षमता जिसकी फोकस दूरी 1